तो राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट पात्रता परीक्षा हो रही है। आज 28 तारीख है, आज भी कुछ लोगों के एग्ज़ाम हैं। तो मेरा कल 27 को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, तो मैं अपना रिव्यू आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। कैसा वहाँ का स्टाफ था, कैसी मैनेजमेंट थी और कैसे कुछ कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ा, उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर बेसिस पे बताऊँगी। तो जिनका भी एग्ज़ाम है या फिर जो जानना चाहते हैं रीट का पेपर के बारे में कैसा कुछ होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ स्टाफ के बारे में। तो भाई ये स्टाफ इतना स्ट्रिक्ट था, इतना स्ट्रिक्ट था। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, यूपी पुलिस वगैरह का दिया है। ऐसा स्टाफ मैंने आज तक नहीं देखा, इतना स्ट्रिक्ट स्टाफ था। और जो भी गर्ल्स थी वो मेटल वगैरह यूज़ करके गई थी, जैसे कि ईयर रिंग पहन लिया, नोज पिन पहन लिया। तो जिसका नहीं भी उतर रहा है तो उसको वो ज़बरदस्ती काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बट उनको मेटल तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं था कि मेटल आप लेके अंदर जा सकते हो। और मैंने एक ऊपर से ट्रैक सूट वाले जो ऊपर वाली हुडी होती है ट्रैक सूट वाली, वो ट्रैक सूट पहन रखा था मैंने। उसमें एक चैन लगा हुआ था, तो उन्होंने उसकी वजह से वो ट्रैक सूट निकालने के लिए बोला। फिर जहाँ मैंने अपना बैग सबमिट किया हुआ था, बैग के पास में गई अपना ट्रैक सूट रखने, तो बैग वाले बोल रहे कि अब मैं नहीं रख पाऊंगा, वहाँ भी भीड़ थी काफ़ी, अब मैं नहीं रख पाऊंगा, आपको पहले रखना चाहिए था। तो मैंने कहा अब मैं इसको क्या फेंक दूँ अपना ट्रैक सूट? वो कह रहे कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो वहाँ मेरी बहस हो गई। जैसे तैसे मैंने अपना ट्रैक सूट अपने बैग में रखवाया। देखो, अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो जो रूल्स उसमें होते हैं वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाद में आपकी चीज़ों का कोई जिम्मेदार नहीं होता। अगर आप अकेले जा रहे हो तो किसको दोगे? कोई जो वहाँ होते हैं जहाँ आप लोग सबमिट करते हैं, वो लोग भी बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, वो नहीं समझना चाहते हैं। तो मैंने उनसे थोड़ी बहस की और मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा ठीक है यार, कर लो, जमा कर लो, आप मेरे बैग के ऊपर ही डाल देना, आप अपने पास ही रख लेना, लेकिन अभी इसको रख लो। तो वो मैंने सबमिट कराया। उसके बाद मुझे पता चला कि आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी चाहिए। वैसे तो सारे लोग लेके ही जाते हैं, बट कुछ एग्जाम्स में मैं ले जाती थी और वो आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगता नहीं था, हार्ड कॉपी लग जाता था। इसलिए मैं अपना आधार कार्ड का फोटो कॉपी नहीं लेके गई थी। मैंने कहा फालतू की चीज़ें ले जाती हूँ, लगती नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराने के लिए बोल दिया कि जाओ, लाइन में मैं लगी थी, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अभी फोटो कॉपी करा के लाओ। इतनी आगे लाइन में थी, मैं पीछे हो गई पूरी तरह से। फिर वहाँ फोटो कॉपी भी नहीं हो रहा था। एक ऐसे ही लड़का था जिसने फोटो कॉपी के लिए अपना सिस्टम रख रखा था, जो घर का लैपटॉप होता, घर का ही प्रिंटर रख रखा था उसने। वो इतना स्लो चल रहा था, इतना गर्म हो रहा था उसका लैपटॉप बार बार। उसने इतनी लंबी लाइन लगवा रखी थी फोटोकॉपी वाले ने, क्योंकि उसका सिस्टम ही अच्छा नहीं था, धीरे धीरे कर पा रहा था। फिर उसने सारे बच्चों के आधार कार्ड जमा किए। जमा करने के बाद वो लेके चला गया दूसरी दुकान पे, जो अच्छी दुकान कैफ़े होती है प्रॉपर, वहाँ पे करवा के लाया। लेकिन मैंने जमा नहीं किया। मैंने कहा क्या पता ये वापस नहीं आया तो मैं कब कब तक वेट करूँगी। मैंने कहा मेरा तुम ही कर दो, तुम्हारा स्लो सिस्टम है, बट मैं लाइन में लगी रहूँगी और मेरा कर देना धीरे धीरे। मैंने उसी से करवाया। उसके बाद मैंने एंट्री ली। एंट्री लेते इतने चेक हुआ, इतना अच्छे से चेक किया उन लोगों ने। जो हमारी पेन थी, पेन में मेटल यूज था, वो पेन भी फेंक दी। उन्होंने कहा विदाउट मेटल वाली पेन लेके आओ, जो मेरे पास नहीं थी। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, इसका कैप कैप हटा दो और आप आ सकते हो अंदर। फिर मैंने कैप बाहर फेंक दिए और कुछ एक्स्ट्रा पेन थी मेरे पास, वो भी उन्होंने बाहर फेंकवा दी। और जो क्लिप्स वगैरह मैंने लगाए हुए थे वो भी बाहर फेंकवा दिए। जो भी मेटल की चीज़ थी, मतलब वो सब बाहर, बोतल वोटल सब कुछ भी नहीं ले जा सकते आप लोग अंदर। तो इतने स्ट्रिक्ट स्टाफ के साथ मैंने एंट्री ली अंदर। फिर मैं अंदर गई, सारी प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट की। फिर अपने रूम में गई। फिर रूम में भी बहुत खड़ूस सी मैडम थी। एक स्टूडेंट था, वो अपनी साइन पहले ही करके लाया था। जहाँ पे हम लोग फोटो पेस्ट करते हैं, फोटो चिपकाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है स्टूडेंट के सिग्नेचर। तो उसने पढ़ा होगा वो रूल और उसने उस रूल के हिसाब से सिग्नेचर कर दिए। तो उस पर वो भड़क गई, चिल्लाने लगी कि तुम ये पहले से करके लाए हो, ये इसी में करना चाहिए था। तो उसने बोला सॉरी मैम, सॉरी मैम। फिर उन्होंने उसको बैठा लिया। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरे सामने पेपर आया। फिर मैंने अच्छे से पेपर किया। 2.5 घंटे इसमें समय होता है और निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो पेपर मैंने 35 मिनट पहले ही कर लिया था। लेकिन मैंने देखो 25 मिनट पहले तो मैंने पेपर कर लिया था और 10 मिनट उन्होंने एक्स्ट्रा दिए थे, बिकॉज पेपर थोड़ा उनने घंटी बजने के बाद ही बांटा। उसके बाद हमको पेपर मिला और उनके इतने सारे रूल्स, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, बार बार वो आ जाते थे बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इसमें उनके 10 मिनट बच्चों के उन्होंने ले लिए थे। इसकी वजह से उन्होंने 10 मिनट हम लोगों को एक्स्ट्रा दिए हुए थे। तो उस 10 मिनट की वजह से मेरे पास 35 मिनट टाइम बच गया था। मैंने 25 मिनट पहले ही अपना पेपर कर लिया था। और क्योंकि 2.5 घंटा टाइम होता है और हम लोग यूपी पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो तैयारी की थी, तो उसमें कैलकुलेटिव होता नहीं है।
सब थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव मैथ ही था, सारी चीज़ें फैक्चुअल होती हैं और थियोरेटिकल होती हैं, तो वो मैंने पढ़ के कर ली थी जल्दी जल्दी। मैथ में थोड़े ही क्वेश्चन थे तो उसकी तो कैलकुलेशन इतनी तो कर ही लेंगे, तो टाइम मेरे पास बच भी गया था। और एक गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और मैंने भी सीटेट के एग्ज़ाम में वो करी थी, तो वो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। अगर आप सीटेट या किसी भी टेट लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। वो गलती क्या होती है, आपकी लैंग्वेज, आपने जो वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, तो अगर हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, दो पार्ट होते हैं पेपर में। पेपर बहुत मोटा होता है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी होती है। कुछ बच्चे लैंग्वेज 1 में कुछ सिलेक्ट करते हैं, वो सारी लैंग्वेज होती है कि क्या क्या लैंग्वेज हो सकती हैं, और ऑप्शन होते हैं, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी वहाँ पे। तो आपने जो लैंग्वेज 1 सेलेक्ट की है उसमें हिंदी मैंने की थी लैंग्वेज 1 में, हिंदी के बाद उसमें इंग्लिश भी थी, उसमें सारी चीज़ें थी। तो मुझे हिंदी करने के बाद फिर उसमें से लैंग्वेज 2 पे मेरी इंग्लिश थी, तो मैंने देखा एक बार इंग्लिश निकल जानी चाहिए जो लैंग्वेज 1 में दी है, उसके बाद जो दोबारा से इंग्लिश आएगी वो मेरे लिए होगी, क्योंकि खंड 1 में सारी लैंग्वेजेस, खंड 2 में सारी लैंग्वेजेस, 1 में जो आपने सेलेक्ट की है वो 1 के हिसाब से करनी है, फिर आपको खंड 2 ढूंढना है, उसमें जो आपने सिलेक्ट की है लैंग्वेज 2 पे वो करनी है। एक स्टूडेंट ने ऐसा किया, उसने पहले हिंदी कर दी, उसके जस्ट बाद उसको इंग्लिश मिली, जो लैंग्वेज 1 वालों के लिए थी, जिसने लैंग्वेज 1 में सिलेक्ट कर रखी होगी उनके लिए थी, उसने वही वाली इंग्लिश कर दी, तो उसके 30 नंबर ये समझ लो बिल्कुल बेकार ही हो गए। तो इस वजह से आपको वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर वे में दो पार्ट में लैंग्वेज दी गई है, पेपर भी मिलेगा, उस पर लिखा भी होगा आगे सबसे पहले कि कैसे कैसे लैंग्वेज। एक पार्ट ये है, उसमें इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, 5-6 जो भी लैंग्वेज होती वो है, तो आपने लैंग्वेज 1 में वो पहले कर ली। फिर एक पार्ट ये है लैंग्वेज 2 वाला, उसमें इंग्लिश है, हिंदी है, वही सेम लैंग्वेजेस फिर से हैं। तो अगर किसी इंसान ने वहाँ पे लैंग्वेज 1 में हिंदी कर ली अपनी, फिर उसने कहा अब दूसरी लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है, पहले वाले में भी इंग्लिश दी होगी, तो उसने वहीं से इंग्लिश सेलेक्ट करके कर दी, तो ये गलत हो गया, या संस्कृत कर दी तो उसका ये गलत हो गया। खंड 1 की, जो खंड 1 में जो आपने लैंग्वेज 1 सेलेक्ट किया वही आपको सॉल्व करनी है, और खंड 2 में जो आपने लैंग्वेज 2 सेलेक्ट किया वही करनी है। इसका मतलब ये है 5 लैंग्वेजेस होती हैं, वो 10 बार दी गई होती है, 5 बार इधर 5 बार इधर, तो आपको सेम वाली देख के करनी है कि आपने लैंग्वेज 1 में कौन सी सेलेक्ट की है और लैंग्वेज 2 में कौन सी सेलेक्ट की है। यही गलती मुझसे सीटेट में हो गई थी, मैंने पहले हिंदी की, फिर उसके जस्ट बाद मुझे इंग्लिश मिली, मैंने कर दी, तो मेरे खंड 1 की दोनों लैंग्वेज मैंने कर दी थी, और खंड 2 पे मैं पहुंची नहीं थी, और सारे गोले मेरे कॉपी में भर गए थे, उसमें 150 ही गोले होते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से करनी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो आप सीटेट या किसी का भी पेपर आप देख सकते हो, उसमें लैंग्वेजेस का देख सकते हो, किसी का भी पेपर ले लीजिएगा, उसमें देख लो कैसे लैंग्वेजेस दी जाती हैं। ये गलती उसने कर दी थी, तो 30 नंबर अगर आपका लॉस होता है, तो वैसे भी स्टूडेंट 90 में पास होते हैं, 90 लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ लोग अच्छे से पढ़े होते हैं उनके 120 130 आ जाते हैं, तो वो तो कर ले जाएंगे पास, जिनके 100 ही आने वाले होते हैं तो 20 नंबर घट जाएंगे, तो आप समझ सकते हो 80 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, तो 20 से 30 नंबर का घाटा होना बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से आप लोग इतनी दूर एग्जाम देने जाते हो, वो पूरा लॉस हो जाएगा एक मिस्टेक की वजह से, तो आप ये चीज़ देख के जाइएगा, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। पेपर बहुत मोटा होता है, हड़बड़ाहट की चक्कर में आप लोग जो लैंग्वेज आपके सामने आ जाती है वही सॉल्व करके गोले भर देते हो। एक बार अगर गोले भर गए तो आपको कॉपी में बिल्कुल भी स्थान नहीं मिलेगा जहाँ पे आप लोग अगला अपना करेक्शन कर सको। और ऐसे करके एक दो क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत भी हो गए थे, जैसे मैंने अभी मैथ में बताया आपको, तो आप वो चीज़ ध्यान से करिएगा कि कोई भी गोला गलत नहीं बनने पाए, ठीक है। तो ये है एग्ज़ाम की सारी चीज़ें। और देखो अगर आपने सीटेट वगैरह पहले से दे रखा है तो रीट हो गया या कोई भी एग्ज़ाम हो गया टेट का, वो लोग आप अच्छे से पढ़ के थोड़ा सा 15 से 20 दिन अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो आप लोग पास कर सकते हो, इतना कठिन पेपर होता नहीं है। देखो सीडीपी बहुत इजी थी, इसमें मैथ भी इजी था, अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है मैथ की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रखी है, तो आप बिल्कुल भी कर ले जाओगे, इतना इजी था। अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो नए स्टूडेंट होते हैं उनकी मेमोरी, हाइड ऑफ मेमोरी चीज़ें वो नहीं होती हैं कि उन्होंने पहले पहले कभी पढ़ा नहीं है, बिल्कुल न्यू उनके लिए हो जाता है, तो वो थोड़ा पढ़ के आएँ। और जो लोग तैयारी पहले कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए बहुत ईजी पेपर था। ईवीएस थोड़ी फैक्चुअल थी, मैंने आपको बताया जैसे कि ईवीएस में फैक्ट होते हैं, तो फैक्ट ही उसमें ज़्यादा आए थे, तो ईवीएस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैथ अगर आपका वीक है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, मैथ इजी था, थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इंग्लिश, हाँ इंग्लिश सबसे कठिन थी,
सारे बच्चों को इंग्लिश कठिन लगती है, कितना भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो इंग्लिश कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज हर बार नया उसमें पैराग्राफ रहता है, और पैराग्राफ का अगर आपको अर्थ पता है, मीनिंग पता है, तभी आप कर पाओगे। तो मेरे में तो ऐसा पैराग्राफ आया था, उसका मीनिंग मुझे पता था, बट दो पैराग्राफ आए थे, एक पोएम लेवल का, एक थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल वाला तो मेरे समझ में आ गया था, मैंने कर दिया था, और जो पोएम लेवल का आया था उसकी पूरी ग्रामर पूछी गई थी, तो वो ग्रामर मुझे पता नहीं थी। ग्रामर में जैसे पर्सोनिफिकेशन होता है, हाइपरबोला होता है सिमिली होता है, तो इस टाइप के शब्द पूछे गए थे कि इसमें से कौन सा हाइपरबोला होगा, कौन सी रिदम होगी। तो वो चीज़ें पूछी गई थी, तो वो मुझे मैंने अंदाज से कर दिया, तो वो मुझे इतना नहीं समझ में आया था। अगर आपको पढ़ना है तो आप जो हाइपरबोला वगैरह होते हैं ये सारे पढ़ के जाइएगा अगर आपका रीट का एग्ज़ाम है तो। हिंदी इजी थी, सीडीपी इजी थी, और मैथ इजी था, और ईवीएस ठीक ठीक थी, ज़्यादा इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट समझ सकते हो, बिकॉज उसमें फैक्ट भी थे। अगर आपको फैक्ट पता है तो आप कर ले जाओगे, नहीं पता है तो नहीं, तो आपको कठिन लगेगी, है ना। और सीडीपी सब फैक्चुअल थी, उसमें कुछ साइंटिस्ट वगैरह पूछे गए थे कि ये परिभाषा किसने दी है, तो ये थोड़ा याद पे बेस्ड था, 4-5 क्वेश्चन अगर आप याद करके जाते हो कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। हाँ, क्या नाम था उसका, बंडूरा करके एक वैज्ञानिक था, वो आया हुआ था। और चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ नहीं चक्रवृद्धि नहीं, साधारण ब्याज आया था मैथ में, और प्रॉफिट एंड लॉस आया था मैथ में। तो ये सारे सिलेबस कॉमन जो आपने पढ़ा होगा वही आया था। तो अगर आपका आज एग्ज़ाम है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। और स्टाफ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो अपने डॉक्यूमेंट देख के जाइएगा, सारे लेके जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।